नमस्कार साथियों, मैं नीरज कांति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एनके ग्लोबल एजुकेशन पर। साथियों, आज है तारीख 25 जून 2026 और आज की डेट में हम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, लाइव मिंट में छपने वाले उन प्रमुख आर्टिकल्स को डिटेल में देखेंगे जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो यहाँ पर जो हम पहला आर्टिकल देखेंगे, निर्भय चेतना एक स्कीम लॉन्च की गई है जिसके अंतर्गत जो 17.5 लाख पुरुष हैं उनको एक प्रकार से ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी वुमेन की सेफ्टी से संबंधित और जो जेंडर इक्वालिटी है उसको प्रमोट करने से संबंधित। जो अपना दूसरा आर्टिकल है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो चाइनीज साइंटिस्ट है उन्होंने बेसिकली हीट रेजिस्टेंट लिथियम आयन जो बैटरी होती है उसका यहाँ पर एक प्रकार से इन्वेंशन कर लिया है। तो ये एक प्रकार से मेजर ब्रेक थ्रू हो सकता है एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के अंदर। हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे कि ये जो लिथियम आयन बैटरी होती है वो आखिरकार कैसे काम करती है और इसी के साथ और कौन कौन से बैटरीज के टाइप हमें देखने को मिलते हैं। इसी के साथ तीसरा आर्टिकल हम देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है उसने FCNRB जो डिपॉजिट्स है उनको बेसिकली क्या है और ज़्यादा मजबूत करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है RBI के द्वारा जो करेंसी स्वैप स्कीम है वो यहाँ पर लॉन्च किया गया है ताकि इंडिया के अंदर जो फॉरेन कैपिटल्स है उसकी संख्या को बढ़ाया जाए। ठीक है, अब ये पूरी स्कीम क्या है डिटेल में अभी यहाँ पर बात करेंगे। इसी के साथ यहाँ पर अपना अगला आर्टिकल होगा कि इंडिया का अभी जो QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स है 2027 का वो बेसिकली रिलीज हुआ और इंडिया की जो पोजीशन है वो 13th पोजीशन पर दिखाई गई। यानी इंडिया का जो पोजीशन है वो लगभग क्या है मिनिमम रहा, यानी एवरेज यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। और इसी तरह से अपना आज का लास्ट आर्टिकल यहाँ पर होने वाला है कि जो पासपोर्ट है वह किस तरह से यहाँ पर कोर्ट के माध्यम से बताया गया, स्पेसिफिकली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के माध्यम से ये बताया गया कि जो पासपोर्ट है वो इंडिया का सिटीजनशिप एक प्रकार से कैरी नहीं रखता है। यानी पासपोर्ट को आप ये नहीं कह सकते कि ये इंडिया का सिटीजनशिप कार्ड है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसके द्वारा क्लियर किया गया है। तो चलिए ये साथियों वीडियो का ध्यान रखिएगा, चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे और इसी के साथ यह वीडियो UPSC, PCS, स्टेट PCS और SSC और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले निर्भय चेतना बेसिकली यहाँ पर एक स्कीम लॉन्च की गई है जिसके अंतर्गत 17.5 लाख जो मेल है उसको ट्रेन किया जाएगा। किस लिए ट्रेन किया जाएगा? ताकि वो वुमेन की जो सेफ्टी होती है उसको सोसाइटी में इंश्योर कर सके, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट कर सके और वुमेन्स के राइट है वो और आगे बढ़ा सके और जेंडर बेस्ड जो वायलेंस होता है उसके अंदर कमी कर सके। इसी के साथ साथ यहाँ पर बेसिकली वुमेन का पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट के अंदर बढ़े, इस प्रकार से ये स्कीम हमें नजर आ रही है। बेसिकली इसका उद्देश्य यही है कि बेसिकली क्या होता है जो मेल होते हैं उनको बेसिकली क्या करना, एक प्रकार से ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना कि किस तरह से हमें बेसिकली जो जेंडर है उसके प्रति सेंसिटिव होना चाहिए। इसी के साथ साथ जो पब्लिक स्पेस के अंदर वुमेन का इंक्लूजन है वो और ज़्यादा बढ़ा सके और उनको और ज़्यादा सेफ फील करा सके, इस वजह से ये स्कीम लेकर आई गई है। इसी के साथ यहाँ पर क्या है कि जेंडर रिस्पॉन्सिव जो लोकल गवर्नेंस है उसको बढ़ाया जा सके और इस प्रकार से आप बाकी चीज़ें देख सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि टारगेट ग्रुप क्या है कि इसके अंदर जो पंचायत है, इसी के साथ ग्राम पंचायत है, जिला परिषद है, अर्बन लोकल बॉडीज है, इन सभी इलाकों से क्या है जो मेल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनको यहाँ पर चुना जाएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ उनको यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी कि चाइल्ड का प्रोटेक्शन से संबंधित किस तरह से अवेयरनेस बढ़ाया जाए सोसाइटी में, जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसको किस तरह से कम किया जाए, चाहे और इसी के साथ वुमेन लीगल राइट अवेयरनेस बढ़ाया जाए और जेंडर सेंसिटिव जो वर्कशॉप है उसको यहाँ पर और बढ़ाया जाए। बेसिकली ये सारे काम कौन करेंगे? जो ग्राम पंचायत के मेंबर होते हैं, पंचायत के मेंबर होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, जिला परिषद के मेंबर होते हैं, अर्बन और लोकल बॉडी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उन सभी को ये ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी ताकि हम क्या कर सके, ग्रास रूट पर हम फोकस कर सके कि
जो महिला से संबंधित अधिकार है, उनकी सेफ्टी है, वो इंश्योर हो सके। ठीक है, तो ये पूरी स्कीम आपको इस प्रकार से नजर आ रही थी। अब ये स्कीम आप ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर कौन कौन लोग शामिल है और बेसिकली इसके अंदर क्या क्या किया जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है कि महिलाओं से संबंधित और भारतीय संविधान के अंदर क्या क्या कानून हमें देखने को मिलते हैं। तो एक कानून हमें देखने को मिलता है आर्टिकल 14, जो कि इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है। 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन बिहाफ ऑफ जेंडर और द सेक्स। इसी के साथ साथ यहाँ पर आर्टिकल 15(3) जो कि अलाउ करता है स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन की। ठीक है, महिलाओं को और जो बच्चे हैं उनको स्पेशल प्रोविजन दिया जाएगा, उनके लिए स्पेशल जो स्कीम्स है वो लॉन्च की जाएंगी। इसी के साथ आर्टिकल 16 जो कि बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी। आर्टिकल 39A इक्वालिटी इक्वल राइट टू लाइवलीहुड। और आर्टिकल 39D इक्वल पे ऑफ इक्वल वर्क। और आर्टिकल 42 इस तरह से बात करता है कि जस्ट एंड ह्यूमन वर्किंग कंडीशन एंड मैटरनिटी रिलीफ। तो इस प्रकार के जो प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पहले से ही हमें देखने को मिलते हैं। अब हम यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट लॉ फॉर वुमेन प्रोटेक्शन। और कौन कौन से कानून हमें नजर आते हैं प्रमुख रूप से, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। ये बेसिकली घरेलू हिंसा को रोकने के लिए 2005 में एक प्रकार से कानून लेकर आया गया था। इसी के साथ यहाँ पर सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस 2013। ये बेसिकली क्या है, जो बेसिकली जो कारखाने होते हैं, ऑफिस होते हैं, वर्क प्लेस होता है स्पेसिफिकली, वहां पर जो वुमेन का सेक्सुअल हरेसमेंट है उसको रोकने के लिए कानून लेकर आया गया था। इसी के साथ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, जिसको हम पोस्को एक्ट के नाम से भी जानते हैं। इसी के साथ क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 हमें देखने को मिलता है। ये बेसिकली जो निर्भया केस हुआ था उसके बाद से लेकर आया गया था, ताकि जो रेप केसेस होते हैं उन सभी को प्रिवेंट किया जा सके और इसी के साथ उससे संबंधित जो कानून है उसको और ज्यादा कड़े किए जा सके। ठीक है, इसी के साथ साथ ये हमें कुछ कानून नजर आते हैं। और आगे हम देखते हैं कि महिलाओं को भारत के अंदर क्या है 33% का जो आरक्षण है उसकी भी बात यहाँ पर क्या है हमें कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को, नॉट कॉन्स्टिट्यूशन बट क्या है एक एक्ट में देखने को मिलता है, जो कि 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के माध्यम से लाया गया था, जिसके अंदर ये बोला गया था कि जितने भी पंचायत हैं उन सभी पंचायत इलेक्शन के अंदर जो 33% सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मिनिमम 33%, यहाँ पर एक शब्द का आप बिल्कुल गौर कीजिएगा कि यहाँ पर बात हो रही है मिनिमम आप इतना तो रखना ही है, 33% आपको रिजर्वेशन महिलाओं को देना ही देना है। लेकिन इससे ज्यादा आप यहाँ पर 50% या उससे भी ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो, क्योंकि कई स्टेट ऐसे हैं जहां पर हमें 50% देखने को मिलता है कि लोकल बॉडीज होती है उसके अंदर महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें लगभग 14 लाख वुमेन देखने को मिलती हैं, महिलाएं देखने को मिलती हैं जो कि सीधे तौर पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंदर काम करती हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर जो वुमेन लीडर हैव कंट्रीब्यूटेड टू बेटर सैनिटेशन एंड आउटकम्स। बेसिकली जहां जहां वुमेन रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है वहां पर हमें एक चीज क्या देखने को मिली कि महिलाओं के द्वारा जो एक प्रकार से सैनिटेशन है, इसी के साथ एजुकेशन है, पब्लिक हेल्थ है और यहाँ पर जो सोशल इंक्लूजन है उसको बढ़ाने के लिए इन महिलाओं के द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर अच्छा काम किया गया। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर और भी गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम चलती है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में लेकर आया गया था। इसी के साथ मिशन शक्ति लेकर आया गया था जो कि एक अम्ब्रेला स्कीम है। इसके अंतर्गत वुमेन को एम्पावर करने के लिए बहुत सारी स्कीम चलाई गई थी, जिसका बेसिकली मोटो या फिर एक प्रकार से स्लोगन ये था कि संभाल और सामर्थ्य।
संभाल का मतलब होता है सेफ्टी करना, और सामर्थ्य का मतलब होता है कि महिलाओं को एम्पावरमेंट करना। इसी के साथ साथ हमें कुछ और चीजें देखने को मिलती है कि जो वुमेन हेल्पलाइन है नंबर है वो लॉन्च किया गया। इसी के साथ इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम को यहाँ पर डेवलप किया गया। इसी के साथ साथ सुकन्या समृद्धि योजना यहाँ पर चलाई गई, जिसके अंतर्गत जो महिला है उसको फाइनेंशियल रूप में स्ट्रांग करने के लिए यहाँ पर उनका बैंक अकाउंट में एक प्रकार से बैंक अकाउंट में कुछ गवर्नमेंट की तरफ से क्या किया गया, पैसे डाली गए। ठीक है, एक ये स्कीम हो गई। तो इस प्रकार से हमें ये पूरा सिस्टम देखने को मिलता है कि किस तरह से जो महिलाएं हैं उन्होंने काम किया, और महिलाओं से संबंधित कुछ की प्रोविजन, कुछ की एक्ट हमें यहाँ पर इस प्रकार से नजर आते हैं। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि क्योंकि अब देखो स्कीम हम लेकर आए हैं बेसिकली महिलाओं की सुरक्षा के लिए, लेकिन इसमें हम पुरुषों को क्यों इतना ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उनको ट्रेनिंग क्यों प्रोवाइड कराने की जरूरत है। देखो यहाँ पर बेसिकली क्या है, जेंडर इक्वालिटी को अगर हमें प्रमोट करना है तो वो बिना पुरुषों के सपोर्ट के बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्योंकि बेसिकली क्या है, जो सोसाइटी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन है वो इसी बिहाफ पर तो है कि मेल को सुपीरियर माना जाता है और फीमेल को इन्फीरियर। तो इसी आधार पर जब तक मेल अपना पार्टिसिपेशन नहीं दिखाएंगे, जो कम्युनिटी का एटीट्यूड है वो चेंज नहीं होगा, सोशल के जो नॉर्म्स हैं वो चेंज नहीं होंगे, लोकल लेवल पे जो डिसीजन मेकिंग है वो चेंज नहीं होगी, और जो रिसोर्स का एलोकेशन है वो सही ढंग से क्या है डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। ये सारी चीजें करने के लिए हमें जो मेल है उसका पार्टिसिपेशन जरूरी है, ताकि हम बेसिकली जेंडर के बिहाफ पर जो एक प्रकार से वॉयलेंस है उसको रोक सकें। इसी के साथ साथ वुमेन की जो सर्विस बेसिकली वो इम्प्रूव वुमेन्स एक्सेस टू सर्विसेज, यानी जो महिलाएं हैं उनका काम घर से बाहर जाना वो ज़्यादा इम्प्रूव हो सके और ज़्यादा महिलाएं घर के बाहर जा सके। ये सारी चीज़ें हमें ज़रूरी है। अब ये सिग्निफिकेंस क्या है, आप सारी बातों से समझ ही गए होंगे कि वुमेन को एम्पावरमेंट करेगा, उनकी सेफ्टी को इंश्योर करेगा, उनकी लाइफ के अंदर बेसिकली वैल्यू ऐड करेगा, ग्रास रूट लेवल पे बेसिकली चेंज लेकर आएगा। और यहाँ पर जो SDG गोल है 5 जो कि बात करता है जेंडर इक्वालिटी की, उसको यहाँ पर प्रमोट करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर की स्टैटिक फैक्ट यहाँ पर आपको नजर आते हैं, आप इनको एग्जाम से पहले ये चीज जरूर ध्यान में रख के जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने पूरा आर्टिकल बात कर लिया। अब साथियों ध्यान रखिएगा, ये जितना भी आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं लास्ट में इससे रिगार्डिंग क्या है, एक क्वेश्चन को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर अगले आर्टिकल की बात करते हैं। वह क्या है, चाइनीज साइंटिस्ट के माध्यम से जो हीट रेजिस्टेंट लिथियम आयन जो बैटरी होती है, लिथियम बैटरीज होती हैं, वो यहाँ पर डेवलप किया गया है। अब इसका क्या फायदा होगा और किस तरह से बेसिकली मेजर चेंज आएगा एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के अंदर, आइए डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले की हाईलाइट देखना है कि ये बेसिकली जो रिसर्च है वो यहाँ पर सिंगुआ जो यूनिवर्सिटी है, टी यहाँ पर साइलेंट है, सिंगुआ यूनिवर्सिटी के अंदर ये रिसर्च हुई है। इसी के साथ यहाँ पर जो बैटरी बनाई गई है उसकी कैपेसिटी ये है कि 150 डिग्री तक ये बेसिकली सेफली ऑपरेट कर सकता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर ये जो बैटरी है वो लगभग 300 डिग्री सेल्सियस तक का जो टेम्परेचर है वो झेल सकता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर ये सारी चीजें इस वजह से संभव हो पाई है क्योंकि इस आयन बैटरी, नॉट आयन बैटरी, बेसिकली बस ये बेसिकली जो लिथियम बैटरी है इसको बनाने के लिए हमने क्या किया है, नॉन फ्लेमेबल कंपोनेंट का यूज किया है। ठीक है, पहले हम बेसिकली क्या होता था, लिथियम आयन बैटरी का यूज किया करते थे। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, पहले हम लिथियम आयन बैटरी का यूज किया करते थे, लेकिन अब हम बेसिकली एक नए प्रकार का जो बेसिकली बैटरी है उसका यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीजें संभव हो पाई है। इसकी वजह से बेसिकली जो बैटरी है उसका साइज भी कम्पैक्ट हो गया है, छोटा हो गया है, और जो उसकी एनर्जी डेंसिटी है वो भी बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ये बहुत ही बड़े टेम्परेचर पे भी क्या है अच्छे से काम कर सकता है। इसी के साथ हार्श एनवायरनमेंट में भी, यहाँ तक कि जो एरोस्पेस होता है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, जो एरोस्पेस होता है और जो मिलिट्री एप्लीकेशंस होते हैं उनमें भी अब इन बैटरीज का यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप ध्यान से
नोट कर लीजिएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही पूछा जा सकता है कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर हो सकता है। तो एरोस्पेस के अंदर और जो मिलिट्री एप्लीकेशन है उन सभी स्थानों पर भी इनका यूज़ बड़े पैमाने पर किया जा सकता है विदाउट एनी रिस्क। इसी के साथ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि अब बात आती है बैटरीज बेसिकली कई प्रकार की होती है। ठीक है, इनमें से एक प्रकार है सॉलिड स्टेट बैटरी और दूसरे प्रकार होता है लिक्विड स्टेट बैटरी। अब यहाँ पर जो लिक्विड स्टेट बैटरी है वो बेसिकली अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन सॉलिड स्टेट बैटरी के अंदर बेसिकली यूज किया जाता है सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट आप सभी को पता ही है बेसिकली क्या है, ये प्लस चार्जेस होते हैं जो कि एक प्रकार से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट का यूज करने की बजाय सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट का यहाँ पर यूज किया जाता है। और ये जो लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट है यानी लिथियम जो आयन बैटरीज होती है उनके अंदर बेसिकली पाया जाता है, जो कि पहले कन्वेंशनल जो बेसिकली बैटरीज होती थी उनमें लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट का यूज किया जाता था। ठीक है, आप कभी क्या है ई रिक्शे वाले के पास जाना, उसके पास जो बैटरी होगी उसको कभी ओपन होते हुए देखोगे ना, तो उसमें क्या होता है, पानी, हरे रंग का पानी भरा होता है। तो बेसिकली उससे वो चलता है। ठीक है, तो लेकिन अब यहाँ पर क्या किया जाएगा, सॉलिड स्टेट बैटरी यहाँ पर यूज किया जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। यहाँ पर क्या होता है, कैथोड का यूज किया जाता है, एनोड का यूज किया जाता है और सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट का यहाँ पर यूज किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसी के साथ ये जो अभी नई बैटरी है इसके अंदर बेसिकली हम यहाँ पर यूज करेंगे इन सब चीजों का, कैथोड का, एनोड का और सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट का बेसिकली एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। अब चूंकि देखो क्या है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ना ही ये लिथियम आयन बैटरी से बना हुआ है, ना ही यहाँ पर क्या है लिक्विड स्टेट यहाँ पर बैटरी है। यहाँ पर इसी वजह से क्या है, ये काफी ज्यादा सेफर हो जाता है। सेफर इस वजह से हो जाता है क्योंकि यहाँ पर सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट का यहाँ पर यूज किया गया है। ठीक है, जो कि हाई हीट को भी क्या कर सकता है, झेल सकता है। ठीक है, इसी के साथ साथ ग्रेटर एनर्जी डेंसिटी प्रोड्यूस करता है और लॉन्ग बैटरी लाइफ भी इंश्योर करता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो फायर का रिस्क होता है वो भी कम हो जाता है और इसी के साथ थर्मल जो स्टेबिलिटी है वो भी और ज़्यादा बढ़ती हुई हमें नज़र आती है। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हो सॉलिड और लिक्विड को और अच्छे से समझने के लिए, आपके मोबाइल में जो या फिर और भी अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं उसके अंदर सॉलिड स्टेट बेसिकली बैटरीज लगाई जाती हैं और जो हमारे व्हीकल्स होते हैं और बाकी होते हैं उनके अंदर लिक्विड स्टेट बैटरी लगाई जाती है। ठीक है, स्पेसिफिकली जो ई रिक्शा की बैटरीज होती हैं। इसी के साथ साथ वाई कन्वेंशनल लिथियम आयन बैटरीज कैच फायर। अब बात आती है कि ये जो लिथियम आयन बैटरीज होती हैं, ठीक है, जैसे ही मैंने बोला ना जितने भी व्हीकल्स होते हैं वो उसमें लिथियम आयन बैटरी का यूज किया जाता है। और आपने लगातार घटनाएं सुनी होंगी जब क्या होता है, जो स्कूटी होती है उसके अंदर जो फायर है वो कैच कर लेता है, उसमें आग लग जाती है। अब ऐसा होता क्यों है, क्योंकि उसके अंदर बेसिकली क्या है, जो फ्लेमेबल लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट है उसका यूज होता है। तो ध्यान रखिएगा ये होता क्यों है, ये मेन पॉइंट है। क्योंकि लिथियम आयन बैटरी के अंदर क्या होता है कि फ्लेमेबल लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट का यूज किया जाता है, जिसके अंदर एनर्जी का कंसंट्रेशन है वो एक ही जगह पर बहुत हाईली होता है और यहाँ पर इस वजह से हीट सेंसिटिव कंपोनेंट के ऐड होने की वजह से भी ये सिचुएशन नजर आती है। इसकी वजह से बेसिकली क्या होता है, थर्मल रनवे ऑक्यूर होता है, इलेक्ट्रोलाइट कैच फायर कैच कर लेता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है कि आग लगने की संभावना है वो बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो हमारे जो स्मार्टफोन की बैटरी है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बैटरी है और इसी के साथ साथ एविएशन सेफ्टी कंसर्न, इन सभी के लिए ये जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इसी के साथ साथ बैटरी का एक और रूप होता है, एक मैंने बोला सॉलिड स्टेट, एक है लिक्विड स्टेट। ठीक है, और यहाँ पर एक और दूसरा मेथड हमें देखने को मिलता है कि सेरेमिक इलेक्ट्रोलाइट स्पेशल बेसिकली बैटरी हमें नज़र आती है, जिसके अंदर हम यहाँ पर सेरेमिक मटेरियल का यूज़ करते हैं ताकि हम सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट का बेसिकली एक प्रकार से जनरेशन
कर सके। सेरेमिक मटेरियल के अंदर बेसिकली क्या है, सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट का एक प्रकार से फॉर्मेशन होता है या उसकी तरह से काम करता है, जिसकी वजह से ये हाईली थर्मल थर्मल रेजिस्टेंस हो जाता है, गुड आयोनिक कंडक्टिविटी हो जाती है, नॉन फ्लेमेबल होता है और बेटर मैकेनिज्म होता है और इम्प्रूव सेफ्टी यहाँ पर हमें नजर आती है। किसके माध्यम से? जो सेरेमिक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं उनके माध्यम से। इसी के साथ साथ कॉम्प्लेक्सिटी है, हायर प्रोडक्शन कॉस्ट है। सबसे बड़ी दिक्कत इसकी यही है कि ये जो टेक्नोलॉजी है जितनी ज़्यादा एडवांस है उतनी ही ज़्यादा इसको प्रोड्यूस करना मुश्किल है। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर आगे देखते हैं कि और पोटेंशियल एप्लीकेशन क्या है इन सभी चीज़ों का। जो हम बेसिकली बैटरीज की बात कर रहे हैं, ये जो बैटरीज है कहाँ कहाँ यूज हो सकती है, ये जो सॉलिड स्टेट बैटरी हो रही है उसकी बात हो रही है। तो इनका यूज हो सकता है एरोस्पेस के अंदर, सैटेलाइट स्पेस मिशन और डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के अंदर। जो डिफेंस एप्लीकेशन है उसके अंदर भी यूज हो सकता है, मिलिट्री कम्युनिकेशन के जो इक्विपमेंट है उनको बनाने के लिए, सर्विलांस सिस्टम, ड्रोन और मिसाइल गाइडेंस जो सिस्टम होते हैं उनको बनाने के लिए। इसी के साथ साथ यहाँ पर इंडस्ट्रियल यूज भी हमें देखने को मिलता है, जैसे कि ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन के अंदर, माइनिंग के अंदर, और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनके अंदर, जैसे सेफर इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, फास्ट चार्जिंग, लॉन्ग रेंज, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर नजर आती है। ये इसके कुछ फायदे हैं सॉलिड स्टेट बैटरीज के। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें सॉलिड स्टेट बैटरी की, तो आज के समय में दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? वो हमें नजर आता है सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है चाइना के अंदर, दूसरे नंबर पर आता है जापान, तीसरे नंबर पे आता है यूएसए। तो इनका नाम आप ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा जो सॉलिड स्टेट बैटरीज का प्रोडक्शन है चाइना, जापान और यूएसए, ये 3 कंट्रीज करती हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी क्या है, इस चीज को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, जैसे कि नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस केमिस्ट्री सेल। बेसिकली यहाँ पर एडवांस केमिस्ट्री सेल का यूज बेसिकली प्रमोट करने के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया है, 18,100 करोड़ रुपए यहाँ पर एक प्रकार से फंड किया है पीएलआई स्कीम के अंतर्गत। पीएलआई स्कीम का मतलब होता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। अब इस स्कीम के अंतर्गत जो कंपनियां हैं अगर वो प्रोडक्शन करती हैं जो गवर्नमेंट कहती है, तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या करती है, उसको स्पेशल छूट प्रदान करती है टैक्स के अंदर, और उसको क्या है इंसेंटिव भी प्रोवाइड कराती है। ठीक है, ये बेसिक इसका मतलब है। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है कि बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना, इसी के साथ जो बाहर से हम मंगा रहे हैं इन सभी आइटम को उनको कम करना, और जो हमारा ईवी इकोसिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल्स हैं उसका इकोसिस्टम को मजबूत करना, और एनर्जी सिक्योरिटी है उसको इम्प्रूव करना। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर नजर आता है कि जो लिथियम का इम्पोर्टेंस है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जैसे कि बैटरी बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, स्मार्टफोन, लैपटॉप, डिफेंस, रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे सोलर पैनल्स हैं वो सोलर पैनल भी किसके द्वारा, ये बैटरीज के माध्यम से ही बनाए जा रहे हैं, लिथियम के माध्यम से ही बनाए जा रहे हैं। तो लिथियम क्या है, एक प्रकार का रॉ मटेरियल है। ठीक है, इसी के साथ साथ हम आगे देखते हैं कि लिथियम को प्रोड्यूस करने वाली प्रमुख रूप से कंट्रीज आज के समय में कौन कौन सी हमें नजर आती है। तो पहले नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ प्रोडक्शन की, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि किसके पास कितना रिजर्व है। ठीक है, रिजर्व के रूप में अगर आप देखोगे तो जो अफ्रीकन कंट्रीज है उनके पास रिजर्व ज्यादा है, लेकिन बेसिकली वो प्रोड्यूस कम करती हैं। सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, चीले के अंदर, चाइना के अंदर, अर्जेंटीना के अंदर, बोलीविया के अंदर। और सबसे ज्यादा लार्जेस्ट जो रिजर्व है वो क्या है, हमें बोलीविया के अंदर ही देखने को मिलता है। तो बात समझ में आ गई आपको, बोलीविया के अंदर सबसे ज्यादा लिथियम रिजर्व देखने को मिलता है, हालांकि ये इतना ज्यादा उसको प्रोड्यूस नहीं करता। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम इंडिया की बात करें तो लिथियम के संदर्भ में इंडिया की क्या स्ट्रेटेजी है, तो इंडिया के पास जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है, कर्नाटक है, इन सभी इलाकों में क्या है, हमारे पास संभावना है कि यहाँ पर लिथियम जो है वो बड़े पैमाने पर मिल सकता है, लेकिन अभी इनके ऊपर और ज्यादा रिसर्च करने की हमें जरूरी है। और इसी चीज को रिसर्च करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव भी चला रखे हैं, जैसे कि क्रिटिकल मिनरल मिशन।
जैसे कि नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट मिशन, इसी के साथ ओवरसीज एक्विजिशन ऑफ मिनरल एसेट्स, इसी के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना एंड अफ्रीका। इंडिया ने क्या किया है, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और जो अफ्रीका जैसी कंट्रीज हैं, पहले से ही हमने पैक्ट साइन कर रखा है कि आपके पास यहाँ यहाँ रिजर्व है और यहाँ पे अगर आप जब प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसका एक भाग क्या है, हमको बेच दीजिएगा। तो इस प्रकार से हमने साइन भी कर रखा है बहुत सारे देशों से। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, बैटरी टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ की फैक्ट है। ठीक है, यहाँ पे जो भी पहले आर्टिकल था वो हमने पहले ही डिटेल में कवर कर लिया है। ठीक है, आर्टिकल यहीं पे खत्म हो गया था। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पर खत्म हो गया था, लेकिन उसके बाद जो हम पढ़ रहे हैं वो सारा का सारा क्या पढ़ रहे हैं, कुछ बेसिक स्टैटिक फैक्ट पढ़ रहे हैं जो एग्जाम में बार बार क्या है, पूछे जा सकते हैं यहाँ के बाद से। ठीक है, अब यहाँ पर और चीजें हमें क्या देखने को मिलती है, एक होती है लिथियम आयन बैटरी। मैंने इसके अंदर बताया आपको लिक्विड स्टेट में जो बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका यूज किया जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें सॉलिड स्टेट बैटरी देखने को मिलती है जिसके अंदर बेसिकली जो इलेक्ट्रोलाइट है वो सॉलिड यूज होता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें सोडियम आयन बैटरी देखने को मिलती है जो कि लिथियम आयन बैटरी से काफी सस्ती होती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसकी जो एनर्जी डेंसिटी है वो हमें कम देखने को मिलती है। इस वजह से इसका बहुत बड़े पैमाने पर बड़े इक्विपमेंट को चलाने के लिए यूज नहीं होता। ठीक है, तो ये सारी चीजों को आप इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ हाइड्रोजन फ्यूल सेल, हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेसिकली क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो और जो वाटर है दोनों को बेसिकली कंबाइन करके, यानी वाटर का यूज करके यहाँ पर जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, उसको बेसिकली यहाँ पर हाइड्रोजन फ्यूल सेल के अंदर हम यहाँ पर इसका यूज देखते हैं। अब यहाँ पर दिक्कत यह है क्या है कि जो हैवी ट्रांसपोर्ट है उसी के अंदर इसका सिर्फ यूज अभी आज के समय में हमें देखने को मिलता है। जैसे कि आप सुन रहे हो कि हाइड्रोजन ट्रेन, हाइड्रोजन बस, इस प्रकार से चलाने का जो गवर्नमेंट का प्लान है वो लगातार हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बैटरीज के बहुत सारे टाइप है। सबसे पहले लिथियम आयन बैटरी, सॉलिड स्टेट बैटरी, सोडियम आयन बैटरी और इसी के साथ हाइड्रोजन फ्यूल सेल। अब बात करते हैं आगे कि ये जितने भी हम डेवलपमेंट देख रहे हैं इसके फायदे क्या है। फायदे यही है कि भाई हमारी जो बैटरी सेफ्टी है वो इम्प्रूव होगी, जो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट के अंदर जो हमारी बैटरी है वो काम कर पाएगी। इसी के साथ साथ जो मिलिट्री और एरोस्पेस की कैपेबिलिटी है वो इंडिया की ओर बढ़ेगी। इसी के साथ साथ जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के अंदर इनोवेशन है वो बढ़ेगा। इसी के साथ साथ जो बैटरी फायर है वो भी कम होगा। इसी के साथ नेक्स्ट जनरेशन जो एनर्जी टेक्नोलॉजी है वो इंडिया के अंदर इम्प्रूव होती हुई नजर आएगी। अब इसी आर्टिकल से संबंधित लास्ट में एक क्वेश्चन भी हम यहाँ पर देखेंगे, तो आर्टिकल के अंदर जरूर बने रहिएगा। देखो ये जो आर्टिकल है बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है अगर हम इसको पढ़ के करते हैं तो, लेकिन मैं आपको चलिए सिंपल भाषा में समझा देता हूं कि यहाँ पर बात क्या हो रही है। देखो बेसिकली क्या होता है, ये है इंडिया। अब इंडिया बेसिकली यहाँ पर जो इंडिया के सिटीजन्स हैं वो अपना बैंकों में पैसा जमा कराते हैं और ये जो बैंक है फिर आरबीआई के अंदर अपना पैसे को रखती है। आरबीआई बेसिकली सारे चीजों को कंट्रोल करके रखता है। अब ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर क्या होता है, कुछ एनआरआईज होते हैं, ओसीआई होते हैं और पीओआई होते हैं, पीआईओ होते हैं। ठीक है, जो कि बेसिकली सिटीजन तो बेसिकली कहीं और के होते हैं या फिर इंडिया के होते हैं, यानी वो देश के बाहर रहते हैं और उनकी जो जड़ें हैं वो इंडिया से कनेक्ट होती है। अब ऐसे में क्या है, मान लीजिए उनकी फैमिली इंडिया के अंदर रहती है और वो आदमी अमेरिका के अंदर रहता है, तो वो बेसिकली अपने परिवार वालों को समय दर समय पैसे भेजता है। अब नॉर्मल सी बात है, अमेरिका में क्या चलता है, अमेरिका में चलता है डॉलर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो अमेरिका में चलता है डॉलर और वहीं पे इंडिया में क्या चलता है, रूपी। ठीक है, इंडिया में क्या चलता है, रूपी। तो जब वो पैसे भारत में भेजता है तो बेसिकली उसका जो कन्वर्जन है वो हमें रूपी में देखने को मिलता है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, कई बार क्या है, जो डॉलर है उसकी वैल्यू हाई होती है। वैल्यू हाई का मतलब $1 का मतलब ये हुआ आपके पास क्या है, आपको $94 देने पड़ेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया में अगर किसी ने $94 कमाया
तो इसका मतलब ये है कि वो अमेरिका अगर घूमने गया तो उसको ये समझ के चलना चाहिए कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए है। क्यों? क्योंकि 94 रुपए की जो वैल्यू है वो डॉलर के अंदर सिर्फ और सिर्फ $1 की है आज के समय। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि यहाँ पर हमें इंडिया के अंदर अभी सिचुएशन देखने को मिल रही है कि गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो ये फॉरेनर्स होते हैं इंडिया के अंदर, एनआरआई, ओसीआई और पीआईओ, ये बेसिकली इंडिया के अंदर जो पैसा जमा कराते हैं उन सभी के लिए एक स्कीम लॉन्च की है या फिर एक सर्विस बता लॉन्च की है, जिसमें बोला जा रहा है कि करेंसी डिपॉजिट आर मेंटेन फॉरेन करेंसी विदाउट कन्वर्जन इनटू इंडियन रुपीज। बेसिकली क्या है, जब वो इंडिया के अंदर अपना पैसा जमा करते हैं तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, ऐसा नहीं है कि वो रुपए के अंदर अपना पैसा लगाते हैं यहाँ पे, यानी डॉलर जो होता है वो इंडिया के अंदर आता है और किस रूप में, रुपए के रूप में नहीं बल्कि डॉलर के रूप में। ठीक है, अब देखो इसका सीधा सा मतलब ये है कि डॉलर की वैल्यू ज्यादा है, और डॉलर की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब है जिस जिसके आदमी के पास अगर डॉलर होगा उसकी इकोनॉमी के अंदर वैल्यू ज़्यादा एडवांस होगी। और आज के समय में हमें इंडिया की सिचुएशन देखने को मिल रही है खराब। ठीक है, खराब इस वजह से क्योंकि वेस्ट एशिया के अंदर क्राइसिस हो रहा है, इकोनॉमी लगातार नीचे की ओर जा रही है, जो रुपी है उसका डेप्रिसिएशन बढ़ता चला जा रहा है। और ऐसी सिचुएशन में क्या है, इंडिया की इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ये स्कीम लेकर आई है। क्यों स्कीम लेकर आई है? ताकि जब वो बाहर का आदमी, अमेरिका के आदमी इंडिया के अंदर, आदमी तो वैसे इंडियन ओरिजिन का ही है लेकिन वो अभी अमेरिका के अंदर काम कर रहा है, तो अमेरिका के अंदर काम करने वाला आदमी जब भारत के अंदर पैसे भेजेगा तो यहाँ पर FCNRA जो बैंक है उसके अंदर जो जमा कराएगा पैसा वो रुपए के रूप में नहीं होगा बल्कि डॉलर के रूप में होगा। और नॉर्मल सी बात है, जिसके पास ज्यादा डॉलर होगा उसकी इकोनॉमी उतना ज्यादा एडवांस होगी। और अभी इंडिया के पास क्या है, डॉलर की कमी नजर आ रही है, और इसी कमी को पूरा करने के लिए ये स्कीम आप देख रहे हो। ठीक है, तो ये जो पूरा सिस्टम था वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। आइए कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है उसको भी पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक होता है, वहां पर इन सभी का डिपॉजिट हमें देखने को मिलता है। इसको 1993 में लेकर आया गया था, जिसको एनआरआई, ओसीआई और पीआईओ के जो नागरिक है उन सभी को के लिए लेकर आया गया था। साथियों, अभी के समय में जो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया गया है वो बेसिकली क्या है, डॉलर के लिए, यूरो के लिए, और यहाँ पर जो पाउंड है, जापानीज युआन है, कैनेडियन डॉलर है और यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, उसके लिए ही यहाँ पर यूज किया जा रहा है। अब ऐसा नहीं है कि बेसिकली आपके पास क्या है, नेपाल का रुपए हो या बांग्लादेश का रुपए हो या फिर पाकिस्तान का रुपए हो, वो इंडिया के अंदर आप लेके आओगे और करेंसी स्वैप कर लोगे, उस स्कीम के अंदर इसको शामिल नहीं किया गया है। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या होता है, इसके अंदर बेसिकली जो फॉरेनर होता है, बेसिकली एनआरआई होता है, वो अपने जो पैसा है उसको फिक्स डिपॉजिट में रखता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, FCNR जो बैंक है उसके अंदर जो एनआरआई का पैसा है वो सिर्फ और सिर्फ फिक्स डिपॉजिट के अंदर रखा जाता है। ठीक है, जब डिपॉजिट का टाइम पूरा हो जाता है, आमतौर पर ये 5 साल तक के लिए होता है। ठीक है, और जब ये पूरा हो जाता है तो जो बेसिकली इंडिविजुअल है उस सभी को ये पैसा दिया जाता है, रिटर्न किया जाता है। और यहाँ पर क्या है, किसी भी प्रकार का क्या है, इंटरेस्ट नहीं लिया जाता, और ना ही बेसिकली क्या है कि जो इंटरेस्ट रेट का, एक्सचेंज रेट का एक प्रकार से रिस्क है वो यहाँ पर हमें नजर आता है। ठीक है, यहाँ पर टैक्स फ्री इसका पूरा का पूरा जो एक प्रकार से सैलरी है या फिर इनकम है या फिर जो पैसा है वो हमें देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ अब बात करते हैं कि व्हाट इज एन FCNR। ठीक है, अब इसके अंदर बेसिकली ये आप सभी समझ गए होंगे कि आरबीआई अलाउ कर रहा है कि आप इंडिया के अंदर अपना डॉलर लेकर आइए, अपने बैंक के
इंडियन बैंक के अंदर डिपॉजिट कीजिए और फिर इसी के साथ जो फॉरेन करेंसी है वो बैंक को प्राप्त होगा और इसी के साथ साथ बैंक सेल दीज डॉलर टू द आरबीआई और आरबीआई के पास डॉलर जाएगा तो इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी और इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी तो जब ये पूरा टाइम पीरियड हो जाएगा तो बेसिकली ये जितनों भी पैसे जमा कराए हैं उन सभी को वापस दे दिया जाएगा उसी डॉलर के अंदर इंटरेस्ट रेट के साथ में। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर की ऑब्जेक्टिव क्या है कि अभी जो हमारा करेंसी का इनफ्लो है वो बढ़ाने के लिए जरूरी है क्योंकि इंडिया के पास डॉलर अब बहुत कम बचा है और डॉलर को बढ़ाने के लिए हमें इस प्रकार के मैकेनिज्म अपनाने पड़ेंगे। इसी के साथ साथ फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है वो बढ़ाने के लिए, इसी के साथ रुपए के अंदर जो स्टेबिलिटी है वो लाने के लिए और जो बैंकिंग सेक्टर है उसके अंदर लिक्विडिटी है यानी बैंकों के पास और ज़्यादा पैसा है इस वजह से। इसी के साथ साथ एक्सटर्नल जो वल्नरेबिलिटी है जैसे कि वेस्ट एशिया के अंदर क्राइसिस चल रहा है उससे बचने के लिए ये पूरी स्कीम लेकर आई गई है। इससे क्या होगा कि ग्लोबल लेवल पर जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है ऑयल के प्राइसेस की वजह से ये सारी चीज़ें हमें नज़र आ रही है। ये सारी चीज़ें इसकी वजह से हमें नज़र आ रहा है कि क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ना, इसी के साथ साथ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो इंडिया का कम होना, इसी के साथ रूपी का जो एक प्रकार से वैल्यू है वो घटना, ये सारी चीज़ों के माध्यम से ये बेसिकली क्या है हमें नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट ने इस प्रकार के स्टेप अपनाए हैं। अब बात करते हैं कि 2013 में भी इस प्रकार का मैकेनिज्म अपनाया था और 2026 में भी आज हम यहाँ पर इस मैकेनिज्म को अपना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पर बेसिकली क्या है 2013 में सब्सिडाइज रेट पर क्या है चीज़ों को एक प्रकार से बोला गया था कि हम आपको क्या देंगे, सब्सिडी देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो डॉलर रेट है आज पूरा का पूरा एक्सचेंज रेट रिस्क के ऊपर यहाँ पर आधारित है। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या है गवर्नमेंट रिस्क नहीं ले रही है, यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। इसी के साथ साथ यहाँ पर बाकी चीजों को आप एक बार देख सकते हो कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। अब यहाँ पर एक टर्म आता है हेजिंग। हेजिंग का मतलब बेसिकली यही होता है कि जो हमारा लॉस है उस लॉस को कम करना। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अमेरिका के बंदे ने क्या किया, भारत के जो एफसी बेसिकली सिस्टम है एफसीएनआर के अंदर अपना पैसा जमा किया डॉलर के अंदर, उसको बदले में क्या मिला, इंटरेस्ट मिला या नहीं मिला। ठीक है, अगर उसको इंटरेस्ट नहीं मिला और उसका लॉस हुआ, अब बदले में तो वो क्या कर सकता था, इंडिया में पैसे जमा कराने के बजाय अमेरिका के बैंक में पैसे जमा करा सकता था। हो सकता था कि उसको 2 रुपए 3 रुपए का ब्याज भी मिल जाता। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में उसने पैसे जमा कराए, उसको कुछ भी नहीं मिल रहा। तो जब कुछ भी नहीं मिलता है उस संदर्भ में क्या होता है, उसका लॉस होता है और उसी लॉस को बेसिकली हेजिंग बोला जाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ये पूरा सिस्टम है जो कि हमने पहले ही बात कर लिया है। अब यहाँ पर आरबीआई के इंसेंटिव क्या क्या है, यहाँ पर सीआरआर उनको दिया जाएगा बेसिकली, और भी अब यहाँ पर जो पूरा मेन स्टैटिक आर्टिकल है वो खत्म हो चुका है। अब हम यहाँ पर सारी कुछ स्टैटिक फैक्ट है उनके बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर कैश रिजर्व जो रेशो है वो बढ़ेगा, यहाँ पर स्टेट्यूटरी लिक्विड रेशो है वो भी यहाँ पर इसके माध्यम से जो आरबीआई है वो इंसेंटिव प्रोवाइड कराती है जो भी उसके बैंकों में पैसा रख रहा है। अगर और स्टैटिक फैक्ट के बारे में देखें तो इसके अंदर जो एनआरई है वो अकाउंट हमें देखने को मिलता है, एनआरओ अकाउंट है वो देखने को मिलता है और FCNRB अकाउंट होता है। ये बेसिकली ऐसे अकाउंट हैं जो एनआरआई के माध्यम से ओपन किए जा सकते हैं इंडिया के अंदर। तो ध्यान रखिएगा, एनआरई, एनआरओ अकाउंट और FCNR ये कुछ अकाउंट के प्रकार होते हैं जो कि एनआरआई के माध्यम से इंडिया में चलाए जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो एनआरई है वो इंटरेस्ट टैक्स फ्री होता है और यहाँ पर क्या है एनआरओ के अंदर इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है और FCNR के अंदर बेसिकली जो प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट फुली रिपेट्रिएबल, यानी जो गवर्नमेंट है वो इंटरेस्ट रेट भी देती है और जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसके अंदर भी बेसिकली यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ करेंसी स्वैप यही होता है कि भाई आपने
एक करेंसी ली, दूसरी करेंसी आपको दे दी, और ये इस प्रकार से सारा आर्टिकल आप यहाँ पर देख सकते हो। तो प्रीलिम्स के रिगार्डिंग कुछ की फैक्ट हैं, इनको आप यहाँ पर देख सकते हो एग्जाम में जाने से पहले। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की। नेक्स्ट आर्टिकल में हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं साथियों, यहाँ पर क्या है, अगले आर्टिकल में बढ़ने से पहले आपके लिए इंफॉर्मेशन, अगर आप ये जो पूरा का पूरा पीडीएफ है वो प्राप्त करना चाहते हो तो सिंपल सा जो एनके ग्लोबल एजुकेशन है टेलीग्राम चैनल, वहां पर जाके इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। इसी के साथ साथ यहाँ पर करंट अफेयर का एक वन स्टॉप सॉल्यूशन भी नजर आता है 499 में, जिसके अंदर अभी जो आप पूरी पीडीएफ देख रहे हो डेली बेस पर जो करंट अफेयर है वो आपको मिलेगा, वीकली बेस पर क्या है करंट अफेयर आपको यहाँ पर मिलेगा, मंथली बेस पर करंट अफेयर का जो बेसिकली मैगजीन पीडीएफ है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। इसी के साथ पूरे साल भर का करंट अफेयर का बुकलेट पीडीएफ के फॉर्म में आपको यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस प्रकार से अपने साल भर का करंट अफेयर बुकलेट जो पीडीएफ है वो रहने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ये पूरा सिस्टम देखने को मिल रहा है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो ये इंडियन पॉलिटी का है, मार्च टू मार्च यानी M2M प्रोग्राम के अंतर्गत ये पूरा जो करंट अफेयर है वो तैयार किया गया था। साथियों, अभी जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स आ रहा है उसको ध्यान में रखते हुए अभी जो मैगजीन है वो तैयार की जा रही है बेसिकली दिसंबर टू दिसंबर, जिसमें क्या है दिसंबर 2025 से लेकर दिसंबर 2026 तक का पूरा जो करंट अफेयर मैगजीन है उसको सब्जेक्ट वाइज आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, D2D प्रोग्राम के अंतर्गत। ठीक है, जैसे इंटरनेशनल रिलेशन और भी अन्य जो सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, इन सभी के आपको क्या है मैगजीन एक ही स्थान पर यहाँ पर प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं अपने अगले आर्टिकल की। तो यहाँ पर आप देखिए एक बेसिकली अभी एक QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स को लॉन्च किया गया, जिसके अंदर जो इंडिया की रैंक है वो 13th बताई गई ग्लोबल लेवल पे। ठीक है, तो ग्लोबल AI इकोनॉमिक रेडीनेस जो रिपोर्ट है उसके अंतर्गत इंडिया का जो रैंक है वो 13वां स्थान बताया गया। अब यहाँ पर क्या फायदे हैं और क्या चीजें हमें देखने को मिलती है, आइए डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पर QS वर्ल्ड फ्यूचर रिस्क स्किल इंडेक्स लॉन्च किया गया है 2027 का। अब 2027 का क्यों लॉन्च किया गया, आप सभी यहाँ पर देख ही रहे हो, फ्यूचर स्किल इंडेक्स है ये, यानी आज के समय की जो कंडीशन है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर फ्यूचर को प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि किस देश के अंदर कितना ज़्यादा पर्टिकुलर AI के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। तो इंडिया का जो स्थान है वो इसी प्रकार से हमें 13th नंबर पे देखने को मिल रहा है। और अगर हम स्कोर की बात करें तो इंडिया का स्कोर 89.4 यहाँ पर परसेंट हमें देखने को मिलता है 100 स्कोर के संदर्भ में। साउथ एशिया के अंदर हमें यहाँ पर हाईएस्ट रैंक देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ यहाँ पर बेसिकली लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी के अंतर्गत इंडिया को यहाँ पर कंसिडर किया गया है। इसके अंतर्गत बेसिकली क्या है, बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखा गया। ठीक है, इस AI परफॉर्मेंस को ध्यान बेसिकली एक प्रकार से जांच करने के लिए सबसे पहले इकोनॉमिक कैपेसिटी किस देश की कितनी है, तो ग्लोबल लेवल पे इकोनॉमिक कैपेसिटी के रूप में इंडिया पहले नंबर पे है। तो ध्यान रखिएगा, ओवरऑल बात करें तो 13 नंबर पे है। अगर ग्लोबल लेवल पे कैपेसिटी, इकोनॉमिक कैपेसिटी की बात करें तो बेसिकली क्या है, फर्स्ट नंबर पे आती है। और ये क्यों हुआ है, ये बेसिकली इस वजह से है क्योंकि इंडिया की जो GDP ग्रोथ रेट है, ठीक है, GDP ग्रोथ की बात कर रहा हूँ मैं, GDP ग्रोथ रेट की बात कर रहा हूँ, वो सबसे ज्यादा हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है वर्ल्ड के अंदर। इंफ्रास्ट्रक्चर जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि अभी पहले हमने बहुत ज्यादा काम नहीं किया, इस वजह से अभी के टाइम पे हमें बहुत सारा काम करना पड़ रहा है। इसी के साथ साथ AI इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर बढ़ता चला जा रहा है। इसी के साथ साथ बाकी चीजों को आप यहाँ पर देख सकते हो फ्यूचर वर्क से संबंधित, जैसे कि ऑटोमेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें क्या है इंडिया में बढ़ रही हैं। और इस संदर्भ में इंडिया को 5th रैंक दी गई है। इसी के साथ 14th रैंक दी गई है इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के संदर्भ में। इसी के साथ
एकेडमिक रेडीनेस के संदर्भ में इंडिया को 22nd स्थान दिया गया है और स्किल अलाइनमेंट के संदर्भ में इंडिया को 18th रैंक दिया गया है। ठीक है, तो बस आपको बस इतना ध्यान रखना है, ओवरऑल जो इंडिया की रैंक है वो कितनी है, 13th है। एक ये बात, और दूसरी क्या है, इकोनॉमिक कैपेसिटी के रूप में इंडिया की रैंक क्या है, फर्स्ट है। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर हम आगे देखते हैं टॉप 15 कंट्री कौन कौन सी हैं जो यहाँ पर रैंक हाई आई है। सबसे पहले यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूके और जर्मनी, ये 4 प्रमुख रूप से हमें कंट्रीज नजर आती हैं। इसी के साथ साथ इंडिया का जो स्कोर है वो काफी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। वो क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि इंडिया क्या है, फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री नजर आ रही है G20 बेसिकली ग्रुप के अंदर। इसी के साथ साथ यहाँ पर इंडिया के अंदर फरवरी महीने के अंदर अगर 2026 की बात करें तो हमें 90 बेसिकली बिलियन डॉलर का बेसिकली हमारा जो कारोबार है वो बढ़ा है स्पेसिफिकली एआई के अंदर। इस वजह से इंडिया की पोजीशन इतनी ऊपर नजर आ रही है। जैसे कि इंडिया के अंदर एआई मिशन, सेमीकंडक्टर मिशन, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सभी के ऊपर काम किए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर इंडिया की स्पेशलिटी की बात करें तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट आईटी वर्कफोर्स इंडिया के अंदर ही हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अराउंड 5.8 मिलियन जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं वो इंडियंस हमें नजर आते हैं। इसी के साथ साथ जिनका कंट्रीब्यूशन लगभग 30,000 बिलियन डॉलर हमें देखने को मिलता है सालाना। इसी के साथ साथ अब बात आती है, ये तो इंडिया की अच्छी बात हो गई कि इंडिया में लार्जेस्ट पूल ऑफ हायर एजुकेशन हमें ग्रेजुएट देखने को मिल रहे हैं, यानी ग्रेजुएट होने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा इंडिया में हमें नजर आती है। वन ऑफ द लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट नहीं, वन ऑफ द लार्जेस्ट, क्योंकि पहले नंबर पे चाइना आता है। इसी के साथ अब हम यहाँ पर बात करते हैं मेजर कंसर्न की, कि अब दिक्कत क्या है हमारे सामने। सबसे पहली दिक्कत क्या है कि 73rd जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है उसके अंदर हमारा जो रैंक है वो नजर आता है। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स के अंदर इंडिया की रैंक 73rd है, यानी इतना कुछ होने के बावजूद भी हमारा जो डेवलपमेंट है वो उस कदर नहीं है कि हम अपनी जो इम्प्रूव सिचुएशन है उसको वर्ल्ड लेवल पे लेकर आ पाए। इसका बेसिक कारण ये है कि जो ग्रेजुएट है उसकी क्वांटिटी तो बढ़ रही है लेकिन क्वालिटी नहीं है, उसके अंदर क्वालिटी नहीं है। और दूसरी क्या है, इंडस्ट्री रेडीनेस स्किल हमारे जो कॉलेजेस हैं उसके अंदर प्रोवाइड नहीं किए जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ जो हमारा एक प्रकार से स्किल है वो हमारे बेसिकली फ्यूचर है उससे बेसिकली मिसमैच कर रहा है। क्यों मिसमैच कर रहा है, क्योंकि आगे आने वाला जो समय है वो एआई का है और एआई में इंडिया अभी बहुत ज्यादा पीछे हमें नजर आ रहा है। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट की डिमांड है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, डाटा एनालिटिक, साइबर सिक्योरिटी, ग्रीन टेक्नोलॉजी, इन सभी के अंदर बढ़ता चला जा रहा है, जो कि हमारे लिए अभी चैलेंज है क्योंकि हमारे पास अभी स्किल्ड वर्कफोर्स इतना नहीं है। ठीक है, ग्रेजुएशन के अंदर और भी जो हमारा स्कूली सिस्टम है उसके अंदर इतना ज़्यादा अच्छे से प्रमोट नहीं किया जा रहा है कि हम हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर, फाइनेंशियल, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, एजुकेशन, लॉजिस्टिक और जो अदर सेक्टर्स हैं एआई के अंदर और बिजनेसेस के अंदर, उनके अंदर डायरेक्ट हम अपने स्टूडेंट को लगा सकें, क्योंकि स्किल उस लेवल का नहीं है। इसी के साथ साथ इंडिया की अभी खास बात ये नजर आ रही है कि इंडिया लार्ज बीपीओ एंड कॉल सेंटर वर्कफोर्स के फेस के रूप में यहाँ पर काम करता है, जो कि हमारा प्लस पॉइंट हमें नजर आता है। अब एग्रीकल्चर के अंदर देखें तो यहाँ पर क्या है, इसके अंदर एआई का यूज बहुत कम किया जा रहा है। स्मॉल, और यहाँ पर अगर एआई का यूज अगर आप करोगे भी तो क्या है, उसका जो कॉस्ट है वो बढ़ेगा, उसका जो इनपुट है वो घटेगा ही। क्यों घटेगा, क्योंकि आप देखो इंडिया के अंदर जो खेत होते हैं वो बहुत बड़े बड़े खेत होते नहीं है कि आपने बहुत बड़ी थ्रेशिंग मशीन चलाई और एक बार में क्या बोलते हैं बड़े पैमाने पर खेती की। ठीक है, बड़े बड़े क्या है ट्रैक्टर और वो सब सिस्टम इंडिया में नहीं है। यही रीजन है कि स्मॉल होल्डिंग होने की वजह से, फार्म होल्डिंग होने की वजह से एआई का बेहतर यूज हम यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं एग्रीकल्चर के अंदर।
इसी के साथ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अभी बहुत सारी लिमिटेशन नजर आ रही है। क्या लिमिटेशन है? गैप नजर आ रहा है रूरल इलाके में और अर्बन इलाके में। अर्बन इलाके में तो पूरा का पूरा एकदम एआई फैल गया, लेकिन जो रूरल इलाका है वहां पे अभी नहीं फैला है। वहां पे एग्रीटेक इनोवेशन अभी होना बाकी है। ठीक है, और ये जितनी भी अभी हमने कमियों की बात की, उन सभी कमियों को दूर करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने बेसिकली न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लॉन्च किया। इसके अंदर बेसिकली क्या है कि होलिस्टिक एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप किया जाएगा, डिजिटल जो लिटरेसी है उसको बढ़ाया जाएगा, और जो रिसर्च ओरिएंटेड एक प्रकार से जो एजुकेशन है उसको यहाँ पर प्रमोट किए जाने की बात की जा रही है। इसी के साथ साथ हमने बेसिकली यहाँ पर यूनिवर्सिटीज के अंदर जो अपना ग्रोस एनरोलमेंट रेशो है उसको बढ़ाने का टारगेट भी लिया हुआ है कि 50% तक 2035 तक हम अपना ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो कर देंगे। और इसी के साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि 2030 तक हमने ये टारगेट लिया है कि स्कूल के अंदर, यहाँ पे मैंने बात की है यूनिवर्सिटी की, अगर हम स्कूल की बात करें तो हम कह रहे हैं स्कूल के अंदर अपना जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशो है वो 2030 तक कितना कर देंगे, बेसिकली 100% यहाँ पर कर देंगे। तो ये भी हमारा क्या है, टारगेट है। इसी के साथ साथ वोकेशनल एजुकेशन, एबीसी बैंक हो गया, एनआरएफ हो गया यानी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन हो गया, इन सभी को हम यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ये सारी चीज़ों को आप यहाँ पर देख सकते हो कि ग्रीन एनर्जी भी क्या है, आगे हमारे आने वाला फ्यूचर है जिसके ऊपर हमें यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ हमने इंडिया एआई मिशन भी लॉन्च किया हुआ है जो कि 2024 में लॉन्च किया गया था, जिसके अंदर एआई को इंडिया के अंदर प्रमोट किए जाने की बात हो रही है, जिसमें डिजिटल इंडिया प्रोग्राम भी है। इसी के साथ साथ नेशनल क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन भी है और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है। इन सभी के माध्यम से इंडिया के अंदर इस एक यहाँ पर स्किल इंडिया मिशन है जो 2015 में लॉन्च किया गया था। ये बेसिकली कुछ गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाने वाली स्कीम्स हैं जिनके माध्यम से हम अपना जो डिजिटल इकोनॉमी है उसको आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो चैलेंजेस भी हमारे सामने बहुत सारे हैं। सबसे पहले एजुकेशन को और बढ़ाना पड़ेगा, जो फैकल्टी हमारे पास शॉर्टेज है यानी जो टीचर्स की कमी है उसको कम करना पड़ेगा। ठीक है, बढ़ाना पड़ेगा टीचर्स को, स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, इंडस्ट्री और एकेडमी को ज्वाइन करना पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है आज के टाइम पे। क्यों बात ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो कॉलेजेस के अंदर रिसर्च होते हैं, उसने क्या किया, रिसर्च पेपर प्रकाशित किया, अब उसके बाद उसका पता ही नहीं है कि उसका एप्लीकेशन हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ पर इंडस्ट्री और कॉलेज को जब आप लिंक कर दोगे तो यहाँ पे रिसर्च हुआ और साथ साथ में क्या होगा, उसका एप्लीकेशन हो जाएगा इंडस्ट्रीज के अंदर। इसी के अंदर जो करिकुलम है उसका मॉडर्नाइजेशन करना पड़ेगा और जो टेक्नोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है उसको कम करना पड़ेगा। ये सारी चीजें जो हमने अभी ऊपर बात की आप यहाँ पर देख सकते हो। प्रीलिम्स के रिगार्डिंग कुछ की फैक्ट हैं, आप यहाँ पर इसको देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं अपने लास्ट आर्टिकल की। ठीक है, तो लास्ट आर्टिकल में बस आप इतना ही ध्यान रखेंगे कि बेसिकली ये पासपोर्ट का मैटर अभी क्या है। यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी इनके माध्यम से ये बोला गया कि जो सिटीजनशिप है उसका आज के टाइम पर जो पासपोर्ट हम देखते हैं वो एक प्रकार से वैलिड प्रूफ नहीं है, उसने ये क्लियरिफाई कर दिया है। ठीक है, अब इस संदर्भ में जो ई पासपोर्ट होता है, पासपोर्ट होता है, मोबिलिटी होता है, सिटीजनशिप होता है, ये सभी से संबंधित क्या है, एक प्रकार से डिबेट छिड़ी हुई है कि आखिरकार इंडिया का सिटीजनशिप का बेसिकली कार्ड है क्या, आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, पासपोर्ट है या फिर क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले पासपोर्ट के बारे में आप जानिए। पासपोर्ट एक प्रकार से ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो कि गवर्नमेंट इशू करता है किसी इंटरनेशनल ट्रेवल के लिए। ये एक प्रकार से आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करता है एब्रोड के अंदर, ठीक है, ना कि इंडिया के अंदर। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, नेशनैलिटी को सर्टिफाई नहीं करता, बल्कि अगर आप किसी दूसरे देश में गए हो तो आपका जो नेशनैलिटी है वो यहाँ पर दिखाता है। ठीक है,
इसी के साथ साथ पासपोर्ट आर इशूड अंडर द पासपोर्ट एक्ट। यहाँ पर इंडिया गवर्नमेंट के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है कि पासपोर्ट का एक एक्ट बना हुआ है और उसी के अंतर्गत पासपोर्ट को वितरित किया जाता है। ठीक है, एक ये बात। अब देखो, बात आती है कि ये जो पासपोर्ट है उसको हम सिटीजनशिप का जो प्रमाण है वो क्यों नहीं मानते हैं, क्योंकि ये बेसिकली बनाया गया है इंटरनेशनल ट्रेवल के लिए, बाहर देश में हमारी आइडेंटिटी शो करता है। और इंडिया के अंदर हम यहाँ पर देखते हैं कि जो सिटीजनशिप है वो 1955 के सिटीजनशिप एक्ट के द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, अब ये जो सिटीजनशिप रूल क्या है, आप यहाँ पर देखते हो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 5 to 11 ये पूरा का पूरा बात करता है सिटीजनशिप के बारे में। ठीक है, पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 5 to 11 टॉक्स अबाउट द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ठीक है, अब क्या क्या बात करता है, आर्टिकल 5 बात करता है कि किस तरह से सिटीजनशिप आपको मिलेगी। आर्टिकल 6 बात करता है कि अगर कोई पाकिस्तान से माइग्रेट करके इंडिया में आता है तो उसको सिटीजनशिप दी जाएगी। आर्टिकल 7 बात करता है कि कोई बेसिकली क्या है, पाकिस्तान से बेसिकली क्या बोलते हैं आता है, और इसी के साथ साथ कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, सिटीजनशिप से अगर आप क्या बोलते हैं पाकिस्तान से इंडिया में आते हैं तो आपको स्पेशल सिटीजनशिप यहाँ पर दी जाएगी एक स्पेशल प्रोविजन के माध्यम से। इसी के साथ साथ ओवरसीज इंडियंस के बारे में यहाँ पर आर्टिकल 8 में, आर्टिकल 9 में बेसिकली फॉरेन जो सिटीजनशिप है अगर आप उसको अडॉप्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली जो इंडियन की सिटीजनशिप है वो आपका कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पर बात करता है। इसी के साथ आर्टिकल 10 कॉन्स्टिट्यूशन की सिटीजनशिप का जो निर्माण है वो किस तरह से किया जाए ये बेसिकली बताता है। और 11 में ये बताया गया है कि ये सारी पावर कि सिटीजन कौन होगा कौन नहीं होगा ये सारे काम कौन देखेगा, बेसिकली जो होम मिनिस्ट्री है या फिर जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है वो देखेगी। इसी के संदर्भ में हमें 1955 का एक्ट देखने को मिलता है जिसमें ये बताया गया अगर किसी का जन्म भारत में होता है या किसी के मम्मी पापा इंडिया के हैं या फिर उसने क्या है भारत में आया और भारत में आने के बाद उसने रजिस्ट्री की है कि मुझे इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए, या फिर नेचुरलाइजेशन से, या फिर इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, या इंडिया अगर किसी को एक्वायर कर लेता है जैसे सिक्किम को भारत, सिक्किम और गोवा बाद में भारत के अंदर विलय हुए थे, तो ऐसी टेरिटरी को भी अंदर जो सिटीजन्स हैं उन सभी को भी क्या है इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। इसी के साथ साथ न्यू जनरेशन पासपोर्ट है जिसको ई पासपोर्ट के नाम से जाना जा रहा है। ई पासपोर्ट क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक चिप इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा जिसके अंदर बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन होगा और यहाँ पर क्या बोलते हैं एनक्रिप्टेड स्टैंडर्ड इसके अंदर लगाए गए हैं। बेनिफिट क्या होगा, सिक्योरिटी को इन्हेंस करेगा, जो फॉर्जरी है कई आदमी दो दो पासपोर्ट बनवा लेते हैं उसके अंदर कमी आएगी और यहाँ पर फास्टर इमिग्रेशन क्लियरेंस हो पाएगा। इसी के साथ ICAO यहाँ पर नजर आता है, ये इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्ल्ड लेवल पे बेसिकली बात करता है कि एविएशन है यानी जो आवागमन है वो किस प्रकार से होगा इंटरनेशनल लेवल पे। शिकागो के अंदर 1944 में ये कॉन्सेप्ट पहले लेकर आया गया था। इसी के साथ साथ इंडिया के अंदर पासपोर्ट सबसे पहले हमें देखने को मिलता है 545 पासपोर्ट दिए गए थे एक प्रकार से सर्विस पासपोर्ट के रूप में। ठीक है, फिर बाद में क्या होता है कि इसके अंदर वृद्धि होती है और लास्ट में क्या होता है कि पासपोर्ट फैसिलिटी इन एवरी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी बाय 2027। यहाँ पर क्या है बात की जा रही है कि पासपोर्ट को हम हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर बढ़ाएंगे 2027 तक। ये यहाँ पर बेसिकली इंडिया का टारगेट हमें देखने को मिल रहा है। ये बाकी चीज़ों को आप यहाँ पर देख सकते हो कि इंडिया ने बहुत सारी कंट्रीज के साथ, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इंडिया ने 27 कंट्रीज के साथ वीज़ा फ्री एक्सेस ट्रीटी है वो साइन कर रखा है। वीज़ा अराइवल 47 कंट्री में वैलिड है। ई वीज़ा फैसिलिटी 66 कंट्री में यहाँ पर इंडिया की अलाउ है। इसी के साथ साथ यहाँ पर ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट का एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है ई माइग्रेंट 2.0 के आधार पर, आप इसको यहाँ पर देख सकते हो। इसी के साथ की अचीवमेंट क्या है,
वुमेन की सेफ्टी अब्रोड, गल्फ कंट्रीज और इसी के साथ इंडियन डायस्पोरा, इन सभी को आप एक बार यहाँ पर अपने आप पढ़ सकते हो। कोई ज़्यादा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं है, अगर आप इनको ना भी देखें तो कोई दिक्कत नहीं है। बस कुछ प्रीलिम से रिगार्डिंग की फैक्ट है, इनको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो हमने सारा का सारा जो आर्टिकल है वो कवर कर लिया है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं आज जो हमने आर्टिकल किए उससे संबंधित प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न ये कह रहा है, आप यहाँ पर वीडियो जो पॉज है करके पढ़ सकते हो और पहले क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। फिर उसके बाद ये अपना दूसरा क्वेश्चन है, इसको वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। फिर उसके बाद ये अपना तीसरा आर्टिकल है, वीडियो पॉज करके पढ़ के इसका आंसर दे सकते हो। फिर इसके बाद चौथा ये आर्टिकल है, वीडियो पॉज करके इसका आंसर दे सकते हो। फिर उसके बाद पांचवा ये आर्टिकल है, क्वेश्चन है, इसका आंसर आप वीडियो पॉज करके दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पर जितने भी आर्टिकल हैं, क्वेश्चन है, डिटेल में देख लिया। लास्ट में जाते जाते साथियों, ये अपना पूरे साल भर का मैगजीन है, आप इसको परचेस करने के लिए इसी के साथ जो ये अपना मंथली मैगजीन है, ठीक है, ये मंथली मैगजीन परचेस करने के लिए सिंपल सो जो ये व्हाट्सअप नंबर दिया गया है इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो। ये ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, एनके ग्लोबल एजुकेशन टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको बहुत सारी जो अदर पीडीएफ है वो भी मिल जाएंगी। इसी के साथ साथ एक करंट अफेयर का वन स्टॉप सॉल्यूशन ग्रुप है 499 में, हमेशा के लिए एक सब्सक्रिप्शन जिसके अंदर आपको डेली, वीकली, मंथली और पूरे साल भर का करंट अफेयर बुकलेट पीडीएफ आपको मिलने वाला है। इसको ज्वाइन करने के लिए फ़ोन नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो। तो साथियों, मुझे उम्मीद है आपको आज की ये जो वीडियो है वो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए रेगुलर बेस पे इसी तरह से वीडियो देखने के लिए। इसी के साथ साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।